नमस्कार साथियों, आज इस वीडियो में हम जो है आपके जो RO का पेपर है, RO का और UPPCS मेंस का जो पेपर है, दोनों को दृष्टिगत रखते हुए जो इम्पॉर्टेंट आर्टिकल आए हैं एडिटोरियल में उनकी चर्चा करेंगे। वो चाहे आपका RO का पेपर हो तो उसमें निबंध आएगा लिखने के लिए, और चाहे UPPCS का पेपर हो तो उसमें GS या निबंध दोनों में, मतलब दोनों के दृष्टिकोण से ये आर्टिकल महत्वपूर्ण हो सकते हैं। ठीक है, GS और निबंध के दोनों के दृष्टिकोण से। तो जो जो आर्टिकल आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण हैं उन्हीं की चर्चा यहाँ पे की जाएगी। जैसे दिया गया है कि भीड़ प्रबंधन की अनदेखी से बढ़ते हादसे। अभी आप करंट में अगर हमारा वीडियो देखते होंगे तो उसमें भी देखे होंगे, या न्यूज़ वगैरह पढ़ते होंगे तो उससे भी आपको जानकारी मिली होगी कि आंध्र प्रदेश के श्रीकाकुलम ज़िले में अभी एक मंदिर में भगदड़ मची, वेंकटेश्वर स्वामी मंदिर में, और वहाँ कई लोगों की मृत्यु हो गई। तो अगर मंदिर भगदड़ की बात की जाए तो ये केवल मतलब आंध्र प्रदेश में ही ये घटना नहीं घटी है, बल्कि मतलब अपने पूरे भारत में करीब ये मान लीजिए कि 10 से ज़्यादा घटनाएं अकेले 2025 में ही हो चुकी हैं भगदड़ की। ठीक है, अब 10 से ज़्यादा घटनाएं जब यहाँ घट चुकी हैं तो एक तरीके से ये ज्वलंत मुद्दा बन गया है कि ऐसी घटनाएं बार बार क्यों हो रही हैं, इनकी पड़ताल ज़रूरी है। मतलब एक चर्चा छिड़ गई है, चर्चा का विषय ये बन गया है। तो ऐसी घटनाएं बार बार घटने का कारण क्या है, मतलब उसकी चर्चा की जा रही है, और स्थानीय प्रशासन उससे सीख क्यों नहीं ले रहा है उसकी चर्चा की जा रही है, और मतलब कारणों की पड़ताल करके फिर उसका समाधान क्या हो सकता है उसकी चर्चा भी इस आर्टिकल में की गई है। अगर निबंध की बात की जाए तो आपकी परीक्षा में पूछा जा सकता है कि भारत में भीड़ प्रबंधन, भारत में भगदड़ और भीड़ प्रबंधन। ठीक है, भारत में भगदड़ और भीड़ प्रबंधन, या भारत में भगदड़ की बढ़ती घटनाएं और उनको रोकने के उपाय, इस तरीके का, या भारत में भीड़ प्रबंधन या भारत में भगदड़, इस तरीके का शीर्षक दे करके आपसे निबंध पूछा जा सकता है लिखने के लिए। और भारत में बार बार बढ़ रही भीड़ मतलब भगदड़ की घटनाओं के प्रबंधन का उचित उपाय क्या है, टिप्पणी कीजिए, ऐसे आपको आपके GS में दे सकता है। या भारत में भीड़ प्रबंधन को क्रियान्वित करने के तरीके बताइए, या भीड़ प्रबंधन को क्रियान्वित करने पर प्रकाश डालिए। तो जब आपसे इस तरीके का क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा तो आपको मतलब कुछ पॉइंट आने चाहिए लिखने के लिए। तो उन्हीं पॉइंट की चर्चा इस एग्जाम मतलब आपके इस आर्टिकल में की गई है। ठीक है, तो एक आर्टिकल हमारा ये आज के जनसत्ता में महत्वपूर्ण है, और दूसरा आर्टिकल हमारा ये है संभावनाओं की राह, जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के प्रावधानों पर प्रकाश डालता है। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 भी हमारे कह लीजिए कि हमारे निबंध की दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है, और राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 से संबंधित जो है हमारे GS प्रश्न पत्र में भी प्रश्न आ सकते हैं। ठीक है, तो अब ये दोनों महत्वपूर्ण आर्टिकल हैं तो इनकी चर्चा हम कर लेते हैं। तो देखिए, सबसे पहले अगर भगदड़ की घटना की चर्चा की जाए तो आंध्र प्रदेश के श्रीकाकुलम में वेंकटेश्वर स्वामी मंदिर में जो घटना हुई उसकी जब चर्चा की जा रही है तो वहाँ ये देखा गया कि कई लोग घायल हो गए, और कई लोगों की मृत्यु हो गई, और लोगों को मतलब विभिन्न राजनीतिक दलों द्वारा संवेदनाएं जताने का दौर, ट्वीट वगैरह करने का दौर चलता रहा। लेकिन इसका स्थायी समाधान क्या हो सकता है उसको जानने से पहले इसके कारणों पर ध्यान देना जरूरी है। ठीक है, तो जो मंदिर प्रशासन ने बताया है, और स्थानीय प्रशासन, स्थानीय पुलिस और प्रशासन जो वहाँ का बता रहा है, उसकी अगर हम बात करें तो वो बता रहे हैं कि प्रशासन ने मंदिर प्रबंधन द्वारा दर्शन व्यवस्था की पूर्व सूचना न देने से सुरक्षा व्यवस्था न होने पाने की बात कही है। मुख्य रूप से दर्शनार्थियों की अनुमान से अधिक भीड़ जुट गई थी। मंदिर का प्रवेश और निकास द्वार एक ही था। मतलब ये तीन कारण मुख्य रूप से निकल के आए हैं।
पहला कारण क्या रहा है कि आयोजन की पूर्व सूचना नहीं थी। आयोजन की, एक मिनट इसको थोड़ा और पतला हम करेंगे, आयोजन की पूर्व सूचना नहीं थी मंदिर प्रशासन के पास। पहला कारण तो ये निकल के आ रहा है, ठीक है, आयोजन की पूर्व सूचना ना होना, आयोजन की पूर्व सूचना ना होना। अभी इनको हम लिंक करने का प्रयास करेंगे, ठीक है, कैसे आप अपना निबंध लिखेंगे। आयोजन की पूर्व सूचना ना होना। दूसरा कारण क्या निकल के आ रहा है, अनुमान से अधिक भीड़ होना, अनुमान से अधिक भीड़ होना। और तीसरा कारण क्या निकल के आ रहा है, तीसरा कारण कि मंदिर का प्रवेश और निकास द्वार एक ही होना, प्रवेश और निकास द्वार एक ही होना, ठीक है। ये 3 मेजर कारण इस घटना में बताए गए हैं। अब अगर इस घटना की बात की जाए तो ये केवल अकेली घटना नहीं है कि जो 2025 में घटी है। इस तरीके की घटनाएं, क्योंकि भारत जो है क्या है, पर्वों त्योहारों का देश है। यहाँ तमाम धार्मिक आयोजन होते रहते हैं, तमाम राजनीतिक आयोजन होते रहते हैं और तमाम मनोरंजन संबंधी आयोजन भी होते रहते हैं, जहाँ जो है श्रद्धालुओं की, भक्तों की या दर्शकों की लंबी भीड़ होती है। अब जैसे महाकुंभ में जो भगदड़ हुई वो एक तरीके का सामाजिक सांस्कृतिक आयोजन था। आंध्र प्रदेश में जो भगदड़ हुई वो एक तरीके का सामाजिक सांस्कृतिक आयोजन था। लेकिन अभी जो बेंगलुरु में घटना हुई IPL के समय, तो वो एक तरीके का मनोरंजक आयोजन था, ठीक है, मनोरंजन, अपनी खुशी का जश्न मना रहे थे। तो इस वजह से भीड़ इकट्ठा हुई और थोड़ी सी लापरवाही के कारण जो है घटनाएं हुई हैं। तो अगर मतलब इन घटनाओं की बात की जाए तो ये घटना केवल पहली घटना नहीं है। इस तरीके की घटनाएं आपके उत्तर प्रदेश में भी होती रही हैं। अभी मतलब 2025 की ही बात की जाए तो 2025 में ही उत्तर प्रदेश में इस तरीके की घटना हो गई, उत्तराखंड में हो गई, गोवा में हो गई, आंध्रा में हो गई, तमिलनाडु में हो गई, कर्नाटक में हो गई, MP में हो गई। तो यानी ऐसी घटनाओं की बारंबारता हो रही है, ठीक है। और ऐसी घटनाओं की बारंबारता में जो है राजनीतिक पार्टियां क्या करती हैं, शोक व्यक्त करती हैं, सरकारें क्या करती हैं, जांच कमेटी या आयोग का गठन कर मुआवजा वगैरह दे करके मामले को रफा दफा कर देती हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या ये इसका अस्थायी समाधान है? तो इसका जवाब है कि ये इसका अस्थायी समाधान नहीं है। इसका अस्थायी समाधान क्या हो सकता है, इसको जानने से पहले इसके कारणों पर चर्चा करना जरूरी हो जाता है। तो इसके जो कारण निकल के आते हैं कि समुचित सुरक्षा व्यवस्था ना होना या कुप्रबंधन। मतलब पहला कारण क्या निकल के आता है कि समुचित सुरक्षा व्यवस्था ना होना या कुप्रबंधन के कारण ऐसी घटनाएं होती हैं। आंध्र प्रदेश की भगदड़ इसका ताज़ा उदाहरण है। कई बार आयोजन से जुड़े जो प्रबंधन और प्रशासन हैं उनकी घोर लापरवाही या अनदेखी इसके लिए जिम्मेदार होती है। अधिकांश बड़े आयोजनों या राजनीतिक रैलियों के दौरान यह देखने में आता है कि आयोजकों का पूरा ध्यान अपनी शक्ति, सामर्थ्य अथवा लोकप्रियता के प्रदर्शन पर रहता है। यानी जो आयोजक रहते हैं वो भीड़ प्रबंधन या लोगों की सुरक्षा को मतलब लोगों की सुरक्षा को ताक पर रखकर, हाशिए पर रखकर क्या करते हैं कि उनकी अपनी लोकप्रियता बढ़नी चाहिए, उनका अपना मनोरंजन होना चाहिए, उनका अपना उद्देश्य जो है वो सिद्ध होना चाहिए, ठीक है। तो पहला तो यही है कि प्रशासनिक लापरवाही और कुप्रबंधन, ठीक है, प्रशासनिक लापरवाही और कुप्रबंधन। दूसरा कारण क्या है, और दुर्घटना से बचने के लिए कोई प्रबंध नहीं किए जाते। और दूसरा कारण क्या है कि दूसरा कारण ये है कि हमारे यहाँ भीड़ प्रबंधन का कोई ठोस कानून नहीं है जिससे आयोजकों की जिम्मेदारी तय की जा सके, ठीक है, कानून के तहत। तो ऐसा कोई भीड़ प्रबंधन का हमारे यहाँ कानून नहीं है। किसी भी आयोजन की अनुमति तभी दी जाए जब आयोजक सुरक्षा व्यवस्था की संतोषजनक कार्य योजना प्रस्तुत करे, ठीक है, सुरक्षा मानक पूरा करे। आयोजकों के प्रबंधन कौशल का भी आकलन किया जाना चाहिए।
यानी आमतौर पर जो है ऐसे आयोजन को करने का मतलब किसी के पास कौशल नहीं होता है, एलिजिबिलिटी नहीं होती है, फिर भी उसको आयोजन की अनुमति दे दी जाती है। और भारत में बताया ही गया कि भीड़ प्रबंधन और नियंत्रण का कोई ठोस कानून नहीं है। जब भगदड़ या अन्य प्रकार की दुर्घटनाओं की वजह बनती है तो अनुमान से अधिक आई भीड़ को प्रायः दुर्घटना का कारण बताया जाता है, लेकिन यह कोई मतलब कह लीजिए कि लॉजिकल बात नहीं है, खास करके तब जब यह तकनीक का दौर आ गया है। जब हम तकनीकी दौर में जी रहे हैं तो भीड़ को भी ट्रैक करना, भीड़ का भी अनुमान लगाना कोई मुश्किल काम नहीं है। ठीक है, आज के ज़माने में भीड़ प्रबंधन के लिए सीसीटीवी कैमरे, ड्रोन आदि जो है उपलब्ध हैं, जिनकी सहायता से भीड़ पर आसानी से नज़र रखी जा सकती है। आयोजन स्थल पर अत्यधिक भीड़ होने पर उपग्रहों से जनसघनता की जांच करने वाले ट्रैकिंग सॉफ्टवेयर को जोड़कर और निगरानी कर ऐसी दुर्घटनाओं को रोका जा सकता है। ठीक है, हर भीड़ अव्यवस्था या भगदड़ जैसी दुर्घटनाओं में बदल सकती है, लिहाजा यह मानकर ही किसी भी भीड़ वाले आयोजन को ध्यान में रखते हुए सुरक्षा व्यवस्था तय की जानी चाहिए। किसी भी आयोजन स्थल पर अत्यधिक भीड़ बढ़ने की संभावना पर उसके प्रसारण का कई स्थानों पर प्रबंध कर भीड़ को एक ही जगह जमा होने से रोका जा सकता है। मतलब ये एक बेहतरीन तरीका है। ठीक है, तो जैसे कारण क्या है, अगर 2-3 कारण मोटे मोटे अगर इस आर्टिकल को आप पढ़ें तो 2-3 कारण निकल के आते हैं कि पहली चीज़ तो प्रशासनिक चूक या लापरवाही आप कह सकते हैं। दूसरी चीज़ ठोस नियम या कानून ना होना। तीसरा कारण क्या निकल के आ रहा है कि आयोजकों के कौशल की जांच न करना, आयोजकों के कौशल की जांच न करना या आयोजकों में कौशल की कमी आप कह सकते हैं। ठीक है, ये कारण निकल के आ रहे हैं। तो ये 2-3 कारण हैं। तो इन कारणों का समाधान क्या हो सकता है, उन्हीं को यहाँ मतलब रेखांकित किया गया है कि सबसे पहले तो प्रशासन अपनी पूरी तत्परता दिखाए ऐसे आयोजनों में, ठोस नियम या कानून बनाए जाएं इसके लिए, और आयोजकों के कौशल की पहले जांच की जाए कि क्या वो भीड़ प्रबंधन करने लायक हैं, क्या उनके पास इतनी स्किल है कि वो भीड़ को प्रबंधित कर सकते हैं। जब इस पर ये सुनिश्चित कर लिया जाए कि उनके द्वारा उचित तरीके से किसी अनहोनी की स्थिति में मामले को नियंत्रित किया जा सकता है, तभी जो है उनको ऐसे बड़े आयोजन की अनुमति दी जानी चाहिए। और भीड़ प्रबंधन के लिए आज आधुनिक दौर में AI का इस्तेमाल किया जा सकता है, ड्रोन कैमरे का इस्तेमाल किया जा सकता है, CCTV का इस्तेमाल किया जा सकता है। ठीक है, और साथ ही साथ क्या किया जा सकता है, साथ ही साथ भीड़ अगर एक ही जगह पे बहुत ज़्यादा या जितना वहाँ स्पेस है, जितनी उसकी क्षमता है, उस क्षमता से ज़्यादा भीड़ इकट्ठा होने की आशंका हो, संभावना हो, तो भीड़ एक ही जगह इकट्ठा ना हो। इसलिए अगर कोई आयोजन हुआ है, कोई कार्यक्रम हुआ है, तो उसके प्रसारण की व्यवस्था 2-3 जगहों पर कर दी जानी चाहिए। जैसे मान लीजिए कि यहाँ आयोजन हो रहा है, तो यहाँ इधर से भी लोग जाएंगे, 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 तो यहाँ एक जो है बड़ा सा प्रोजेक्टर लगा के लाइव प्रसारण कर दिया जाए, यहाँ लाइव प्रसारण कर दिया जाए, यहाँ कर दिया जाए, यहाँ कर दिया जाए, तो लोगों की गैदरिंग एक ही जगह पे नहीं होगी। कुछ लोग यहाँ हो जाएंगे, कुछ लोग यहाँ, कुछ यहाँ। तो इससे क्या होगा, भीड़ को बेहतर तरीके से नियंत्रित किया जा सकता है। ये सबसे सुरक्षित तरीका हो सकता है। ठीक है, और अक्सर देखा जाता है कि पर्वों या त्योहारों पर दर्शन पूजा के लिए भीड़ उमड़ती है, तो इन अवसरों पर कथा, सत्संग और प्रवचनों के छोटे बड़े आयोजन भी होते रहते हैं। इस तरह के अवसरों पर श्रद्धालुओं में पहले दर्शन और प्रसाद पाने की होड़ मची रहती है। तो ये भी एक कारण है भगदड़ का। ऐसी स्थिति में दुर्घटना से बचाव के लिए सुरक्षा व्यवस्था की पहले से कार्य योजना तैयार की जानी चाहिए। प्रायः यह देखा जाता है कि जब इस तरीके की घटनाएं घट जाती हैं, तब जो है
प्रशासन हरकत में आता है, तो प्रशासन को पहले से ही अलर्ट रहना चाहिए। ठीक है, वही बात आई ना कि प्रबंधन का पहले से ही ध्यान दिया जाना चाहिए, और आयोजन स्थल पर पर्याप्त अवरोधक लगाने के साथ पुलिस बल के अलावा मंदिर प्रबंधन या आयोजन से जुड़े कार्यकर्ताओं को भी सुरक्षा व्यवस्था में तैनात किया जाना चाहिए। ठीक है, मंदिर प्रबंधन या आयोजन स्थल पर जो कार्यकर्ता हों उनका भी सहयोग सुरक्षा व्यवस्था में लेना चाहिए। फिसलन भरी जगह या सकरे मार्ग दुर्घटना की वजह बनते हैं। प्रायः ऐसा भी देखा जाता है कि आयोजन स्थलों पर विद्युत व्यवस्था के तार बेतरतीब तरीके से लगे होते हैं या लटके होते हैं। ऐसे में वहाँ करंट लगने या फैलने का खतरा बन जाता है और भगदड़ की स्थिति बन जाती है और श्रद्धालुओं की मृत्यु हो जाती है। तो तेज़ हवा या बारिश के समय ऐसी दुर्घटनाएं ज़्यादा होती हैं, तो ऐसे में सुरक्षा व्यवस्था की हमेशा समीक्षा करते रहना चाहिए। ऐसी त्रासदी को रोकने की तरफ विशेष ध्यान दिया जाए और अत्यधिक भीड़ होने की स्थिति में आयोजन स्थलों पर जो है प्रवेश और निकास की अलग अलग व्यवस्था की जाए। ठीक है, प्रवेश की अलग व्यवस्था हो, निकास की अलग व्यवस्था हो, पानी पीने की व्यवस्था हो, किसी आपात स्थिति में एम्बुलेंस की व्यवस्था हो, चलते फिरते हॉस्पिटल की व्यवस्था हो। जैसे कुंभ में क्या था, कुंभ में जगह जगह स्वास्थ्य सेवाओं के स्टॉल लगाए गए थे, हॉस्पिटल खोले गए थे। तो अगर जहाँ पे अत्यधिक भीड़ आने की व्यवस्था संभावना है, वहाँ इस तरीके से उचित चिकित्सा व्यवस्था का भी प्रबंध किया जाना चाहिए। ठीक है, इससे भी भीड़ को नियंत्रित किया जा सकता है। ठीक, और इन स्थानों पर आग की स्थिति से निपटने के लिए दमकल सेवाओं को तत्पर रखना चाहिए। एम्बुलेंस को हमने बताया ही। ऐसे में कोई दुर्घटना होने पर बड़ी जनहानि से बचा जा सकता है। कई बार छोटी मोटी घटनाएं अफवाहों या भ्रामक सूचनाओं के फैलने से बड़ी दुर्घटना में बदल जाती हैं। तो ऐसे में सोशल मीडिया पर और स्थानीय लोगों में अफवाहें न फैल पाएँ, इसके लिए भी उचित प्रबंधन की व्यवस्था प्रशासन को करनी चाहिए। तो ये कुछ कारण हैं कि जिन पर अगर प्रशासन ध्यान दे ले तो भारत में जो भगदड़ जैसी घटनाएं हो रही हैं उन पर काबू पाया जा सकता है। तो ज़रूरी है कि अगर हम अनुशासन हो, सावधानी हो, लोग सचेत हों, अलर्ट हों, जागरूक हों, तो ऐसी घटनाओं को नियंत्रित करना कोई मुश्किल काम नहीं, आसानी से मुश्किल किया जा सकता है। तो अगर इस पे आपको निबंध लिखने के लिए आए तो आप किसी भी घटना से जोड़कर अपना निबंध शुरू कर सकते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए भीड़ प्रबंधन आ जाए तो आप लिख सकते हैं कि अभी भारत में आप लिखना शुरू करेंगे तो लिखेंगे भारत में वर्तमान स्थिति को देखते हुए, या आप ऐसे लिखिए कि भारत प्राचीन काल से ही संस्कृतियों, पर्वों, सामाजिक समारोहों, राजनीतिक आयोजनों का साक्षी रहा है, देश रहा है। ऐसे में भीड़ प्रबंधन यहाँ हमेशा बड़ी चुनौती रही है। अभी हाल ही में आंध्र प्रदेश के श्रीकाकुलम में एक मंदिर में भगदड़ की घटना होने से कई श्रद्धालुओं को अपनी जान गंवानी पड़ी। ऐसे में ज़रूरी हो जाता है कि हम उन कारणों की समीक्षा करें और उनका समाधान निकालें, जिसकी वजह से बार बार ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति ना हो। ठीक है, और फिर आप आगे जो है कारणों को बताते हुए और उनका समाधान लिखते हुए चले जाएंगे और फिर अंततः निष्कर्ष तक जैसे यहाँ पहुँचा गया है पहुँच जाएंगे। हमें राजनीतिक वक्ता नहीं बनना है, ना तो सरकार की आलोचना करना है और ना ही गलत तरीके से प्रशंसा करना है अपने लेख में। हमारा लेख एकदम तटस्थ होना चाहिए, निबंध हमारा तटस्थ होना चाहिए बिल्कुल। ठीक है, जब आप तटस्थ तरीके से निबंध लिखेंगे तभी आपको अच्छे नंबर मिलेंगे। तो ये तो भारत में भीड़ प्रबंधन की अनदेखी वाली घटना हो गई। अब दूसरा एक आर्टिकल जो हमारा आया है कि संभावनाओं की राह, ये क्या कर रहा है, ये नई शिक्षा नीति जो आई है उसकी समीक्षा कर रहा है। नई शिक्षा नीति की समीक्षा में क्या कहा गया है
कि शिक्षा का अर्थ केवल रोजगार प्राप्त करना नहीं बल्कि जीवन के उद्देश्यों को समझना और समाज कल्याण के मार्ग पर चलना भी है। इस दृष्टि से यह नीति भारतीयता के पुनर्जागरण का माध्यम बन सकती है, मगर इसके लिए आवश्यक है कि विश्वविद्यालयों, अनुसंधान संस्थानों में भारतीय ज्ञान परंपरा के अध्ययन केंद्र स्थापित किए जाएं। यानी कि ये एक ओवरऑल मतलब इससे आप अपना निबंध लिखना शुरू कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आप प्लेन तरीके से, सामान्य तरीके से निबंध लिखना शुरू करना चाहते हैं तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति के प्रारूप की पहली चर्चा करेंगे। देखिए, राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो आई है 2020 वाली, इसको माना जा रहा है कि 21वीं सदी की पहली शिक्षा नीति है, और है भी 21वीं सदी की पहली शिक्षा नीति है। इसके पहले जो शिक्षा नीति आई थी वो 1986 में आई थी, और 1992 में इसमें एक बार संशोधन हुआ था। यानी कि 1986 में जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई थी और 1992 में संशोधित की गई थी, उसके बाद से लगभग 3 दशक से अधिक का समय हो गया, यानी 30 साल से अधिक का समय हो गया कि जब नई शिक्षा नीति आई है। काफ़ी लंबे समय बाद आई है। और नई शिक्षा नीति जो है, ये नई शिक्षा नीति क्या करती है, भारतीय समाज, अर्थव्यवस्था और संस्कृति के समसामयिक संदर्भों को ध्यान में रखकर बनाई गई है। मतलब भारतीय समाज कैसा है, उसकी संरचना कैसी है, यहाँ की अर्थव्यवस्था कैसी है, यहाँ की संस्कृति कैसी है, इन सबको ध्यान में रखकर नई शिक्षा नीति बनाई गई है। लेकिन दुर्भाग्य यह है कि 5 वर्ष बीत जाने के बाद भी अभी शिक्षा नीति पूरे देश में एक समान रूप से प्रभावी नहीं हो पाई है। क्यों नहीं हो पाई है? क्योंकि शिक्षा समवर्ती सूची का विषय है। समवर्ती सूची का विषय होने के कारण इसमें केंद्र के साथ साथ राज्यों की भागीदारी भी आवश्यक है। कौन सा राज्य इसके किस प्रावधान को लागू करना चाहता है या नहीं लागू करना चाहता है, उसमें उसकी भी राय मायने रखती है। तो 5 सालों बाद भी जो है पूरी तरह ये पूरे देश में समग्र रूप से लागू नहीं हो पाई है। कुछ राज्य जो है इसके कुछ प्रावधानों से असंतुष्ट हैं, इस पे बार बार प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं, इस वजह से ये लागू नहीं हो पा रही है। और इससे क्या होता है कि पूरे देश में शिक्षा के राष्ट्रीय मानक और रूपरेखा में असंतुलन पैदा हो रहा है, और जो नीति का उद्देश्य है कि देश में गुणवत्तापूर्ण, सुलभ और समावेशी शिक्षा व्यवस्था को साकार करना, इसके व्यवहारिक स्वरूप में भी कुछ अड़चनें आ रही हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति का आधारभूत मंत्र जो है वो समग्र शिक्षा प्रणाली के माध्यम से भारत को वैश्विक ज्ञान महाशक्ति बनाना है। इसके अंतर्गत भारतीय ज्ञान परंपरा, आधुनिक विज्ञान और तकनीक और नवाचार को एक साथ प्रभावी करने की बात की गई है। सरकार की मंशा रही है कि भारतीय दर्शन, संस्कृति और चिंतन की सनातन परंपरा न केवल ग्रंथों तक सीमित रहे बल्कि आने वाली पीढ़ी भी उसका अभिन्न हिस्सा बने, वो भी उसको जाने। भारत की आत्मा में ज्ञान, मूल्य, आध्यात्मिक दृष्टि का संगम सदा हो रहा है। यह वर्षों से हमारे देश का प्राण रहा है। अब शिक्षा के माध्यम से आत्मा को आधुनिक युग के संदर्भों में पुनर्जीवित करने की आवश्यकता पर जो है शिक्षा नीति अमल कर रही है। केवल विषयों, पाठ्यक्रमों तक मतलब नई शिक्षा नीति सीमित नहीं होनी चाहिए, बल्कि यह शिक्षा की सोच, दृष्टि, उद्देश्य को नव परिभाषित करने का प्रयास होना चाहिए। इसका लक्ष्य ऐसी शिक्षा प्रणाली का निर्माण करना है जो सामाजिक न्याय, समान अवसर और आत्मनिर्भरता को सशक्त बनाए। इसी को ध्यान में रखते हुए 5+3+3+4 की संरचना को लागू किया गया नई शिक्षा नीति में। अब 5+3+3+4 की जो संरचना है ये प्री प्राइमरी स्तर से लागू होकर के विश्वविद्यालय स्तर तक जाती है। तो इससे क्या होता है कि एक बालक के मानसिक, सामाजिक और संज्ञानात्मक विकास के मतलब चरण दर चरण जो है विकसित करने में मदद मिलेगी। लेकिन इससे सबसे बड़ी चुनौती क्या है इसमें कि राज्यों और केंद्रों के बीच समन्वय की है, क्योंकि ये समवर्ती सूची का विषय है। तो इसके प्रभावी क्रियान्वयन में राज्यों की भागीदारी जरूरी है। लेकिन दुर्भाग्य यह है कि राज्यों की नीति लागू करने की गति और इच्छा शक्ति में भिन्नता है। नीति का राष्ट्रीय स्वरूप कमजोर पड़ता दिख रहा है। शिक्षक जो है
पहला कारण तो मतलब यहाँ कारण बताया जा रहा है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति पूरे देश में एक रूप में राष्ट्रव्यापी रूप पर क्यों नहीं लागू हो पाई है। पहला कारण तो यही है कि शिक्षा जो है समवर्ती सूची का विषय है। समवर्ती सूची का विषय होने के कारण राज्यों में और केंद्र में मतलब इस नीति के उद्देश्यों को लेकर के समन्वय का अभाव है, आपसी समन्वय का अभाव है, जिससे जो है कई राज्य जो है इसको या तो इसके कुछ विशेष घटकों को लागू कर रहे हैं या लागू ही नहीं कर रहे हैं। और शिक्षक किसी भी शैक्षणिक सुधार की धुरी होते हैं, पर अधिकांश शिक्षक नई नीति के उद्देश्यों और मूल धाराओं से परिचित ही नहीं है। सही बात है, अगर आप किसी शिक्षक से बात करने लगिए तो अभी वो राष्ट्रीय शिक्षा नीति के मूल उद्देश्यों को, मूल प्रावधानों को सही से एक्सप्लेन ही नहीं कर पाएगा। तो शिक्षक जो है किसी भी राष्ट्र के निर्माण की धुरी होते हैं, तो सबसे पहले ज़रूरी हो जाता है कि शिक्षकों को इस नीति को प्रॉपर तरीके से समझाया जाए, इसके प्रावधानों को बताया जाए, मूल्य आधारित शिक्षण पद्धतियां लागू की जाएं जिनकी तत्काल आवश्यकता है। तीसरी चुनौती क्या है कि बुनियादी ढांचे और संसाधन का अभाव है। बहुत सारे विद्यालय, महाविद्यालय ऐसे हैं जहां मूलभूत सुविधाएं नहीं हैं, पुस्तकालय नहीं है, प्रयोगशाला नहीं है, तकनीकी उपकरण नहीं है, शोध संसाधन नहीं है। ठीक है, तो यह एक तीसरी चुनौती है। और भारतीय ज्ञान परंपरा और आधुनिकता का समन्वय नीति की एक विशेषता भर नहीं बल्कि इसका धरातल पर भी पालन होना चाहिए। भारतीय जो ज्ञान परंपरा रही है और जो आधुनिक मतलब शैक्षणिक सुविधाएं हैं, दोनों का एक साथ समन्वय स्थापित करके ही शिक्षा के उद्देश्यों को साकार किया जा सकता है। और शिक्षा का अर्थ केवल रोजगार प्राप्त करना नहीं है बल्कि जीवन के उद्देश्यों को समझना, समाज कल्याण के मार्ग पर चलना। इस दृष्टि से यह नीति भारतीयता के पुनर्जागरण का माध्यम बन सकती है। मगर इसके लिए ज़रूरी क्या हो जाता है कि विश्वविद्यालयों और अनुसंधान संस्थानों में भारतीय ज्ञान परंपरा के अध्ययन केंद्र स्थापित किए जाएं, पारंपरिक विद्वानों को नई तकनीक और शिक्षण पद्धतियों से जोड़ा जाए, विद्यार्थियों को इन विषयों में उच्च अध्ययन के अवसर प्रदान किए जाएं और नीति में मातृभाषा या स्थानीय भाषा को प्राथमिक शिक्षा के माध्यम के रूप में अपनाने की सिफारिश की गई है। तो यह विचार भारतीय भाषाई विविधता को सम्मान देता है, बच्चों की सोच और सीखने की क्षमता को मजबूत करता है। इस दिशा में भी कुछ व्यवहारिक जटिलताएं हैं, उन व्यवहारिक जटिलताओं का निवारण करना भी आवश्यक हो जाता है। तो अगर उन व्यवहारिक जटिलताओं का भी सही तरीके से निवारण कर लिया जाए तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति का जो उद्देश्य है वो साकार हो पाएगा और हम एक अच्छे राष्ट्र की, एक समग्र राष्ट्र की संरचना कर पाएंगे जो केवल आधुनिक ही नहीं बल्कि अपनी प्राचीन परंपराओं, संस्कृतियों और मूल्यों का संरक्षण करने वाला भी होगा और अनुसंधान एवं विकास के नए आयाम की रचना अपनी आने वाली पीढ़ियों की मदद से करेगा। ठीक है, तो ये आपके राष्ट्रीय शिक्षा नीति के प्रावधान हो गए कि अगर राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर आपको निबंध लिखने के लिए आ जाए तो इस तरीके से आप लिख सकते हैं। सबसे पहले आप परिचय लिखेंगे, राष्ट्रीय शिक्षा नीति क्या है बताएंगे, राष्ट्रीय शिक्षा नीति की ज़रूरत क्यों पड़ी इसको बताएंगे, राष्ट्रीय शिक्षा नीति क्या है आप बताएंगे, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 भारतीय सामाजिक, आर्थिक एवं सांस्कृतिक विकास का मूल आधार है। ठीक है, और मूल आधार है, इसी को मद्देनज़र रखते हुए या कह लीजिए कि शिक्षा किसी भी राष्ट्र के सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक एवं राजनीतिक विकास का मूल आधार रही है। इसी को दृष्टिगत रखते हुए नई शिक्षा नीति 2020 सरकार द्वारा लाई गई है। इससे पहले शिक्षा नीति 1986 में आई थी जिसको 1992 में संशोधित किया गया था। लगभग 3 दशक बीत जाने के बाद नई शिक्षा नीति मतलब समाज के बदलते परिप्रेक्ष्य में लाना आवश्यक हो गया था और नई शिक्षा नीति में क्या क्या प्रावधान है आप उनकी चर्चा कर लेंगे और फिर उन प्रावधानों को लेकर नई शिक्षा नीति से संबंधित मुद्दे क्या हैं। तो मुख्य रूप से 3 मुद्दे हैं। पहला मुद्दा है राज्यों में और केंद्र में समन्वय की कमी नज़र आ रही है।
दूसरा मुद्दा क्या है कि जो शिक्षक गण हैं उनको नई शिक्षा नीति के प्रावधानों का प्रॉपर तरीके से मूलभूत ज्ञान नहीं है। और तीसरा कारण क्या निकल के आ रहा है कि मूलभूत सुविधाओं का अभाव है। भारतीय विद्यालयों, कॉलेजों एवं विश्वविद्यालयों में मूलभूत सुविधाओं का अभाव है। तो जब तक इन तीनों का निवारण नहीं किया जाएगा, तो इन तीनों के निवारण की आप चर्चा कर लीजिए कि मतलब नई शिक्षा नीति से संबंधित जो मुद्दे हैं राज्यों को विश्वास में लेकर उसको सॉर्ट आउट किया जाना चाहिए, उसका निवारण किया जाना चाहिए। ठीक है। शिक्षकों को, अब जैसे शिक्षकों के पास इसका जो है सही से ज्ञान नहीं है, तो उनको मौलिक अवधारणाओं को ज्ञान देने की कोशिश करनी चाहिए। मौलिक अवधारणाओं के विषय में उनको ट्रेंड किया जाना चाहिए। और तीसरा कारण जो है मूलभूत सुविधाओं का अभाव है। तो नई शिक्षा नीति में ये केवल मतलब लिखा ही नहीं गया है कि प्राचीन सभ्यता एवं संस्कृति को आधुनिकता से जोड़ना है, कनेक्ट करना है, बल्कि इसका व्यवहारिक रूप में भी पालन होना चाहिए। और ये पालन तभी हो पाएगा जब विद्यालयों में बदलते परिप्रेक्ष्य में मूलभूत सुविधाओं की व्यवस्था हो, प्रॉपर तरीके से पुस्तकालय हों, प्रॉपर तरीके से कौशल आधारित ज्ञान देने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर हो। ठीक है। और आधुनिक रूप से प्रशिक्षित शिक्षक हों। तो अगर इन सभी बातों का ध्यान दिया जाए तो नई शिक्षा नीति जो है अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने में निश्चित तौर पर सफल हो पाएगी और एक मतलब कह लीजिए कि एक प्रगतिशील, सफल, सांस्कृतिक नागरिक तैयार करने में सहयोग दे पाएगी। तो ये नई शिक्षा नीति हो गई। तो अगर भीड़ प्रबंधन और नई शिक्षा नीति पर निबंध आएगा तो आप इस तरीके से लिख सकते हैं। आपको हमारा ये प्रयास कैसा लगा, हमारा ये वीडियो कैसा लगा, आप कमेंट करके हमको ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।